हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो मैं आ गया हूं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 लेके। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, इस चैप्टर के हम 4 से 5 कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो कि हिस्सा लाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और एक बात गौर करने वाली है कि है ना, ये जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे ये दोनों ये सब एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। तो अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझते हैं, तो आपको आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। यानी कि हमसे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा हो गया है। आपको याद होगा हमने पिछले वीडियोस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करी थी। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बातें होंगी। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसकी डेफिनेशन एक बार। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि ये क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कितनी है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू। ये यहाँ पे देखिए, नॉर्मली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है 90 डिग्री। और जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलरली पास होती है, कहां से, किसी भी एरिया से, इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, हमने माना कि ये बोर्ड जो है हमारा, ये हमारा एरिया है, जो कि ये एरिया जो है, जो हमारा बोर्ड है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि परपेंडिकुलरली पास हो रही है, या तो एकदम 90 डिग्री एंगल जो बना रही हैं, वो सारी लाइंस का नंबर ही क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आइए इसका फॉर्मूले को देखते हैं। तो देखिए, फाई से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यहाँ देखिए डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट जब आता है तब क्या आता है, कॉस थीटा। तो देखिए इसी को हमने खोल के लिखा है, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस कॉस थीटा। यहाँ पे बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, डी एस क्या है, सरफेस वेक्टर, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम चलते हैं अगले अपने सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन, What is electromagnetic induction? State Faraday's law of electromagnetic induction। यानी कि चैप्टर के 12वें ही हमसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि इस साल ये पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो आइए देखते हैं। और हाँ, एक और चीज, अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो इस चैप्टर में आपको आगे कहीं भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। When a magnet and a conducting coil are in relative motion, an EMF is induced in the coil. If the coil is closed, a current flows in it. The EMF is called induced EMF and current is called induced current। आइए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हमने माना कि हमारे पास ये एक कॉइल है, देखिए ये आपको दिख रही है, ये एक कॉइल है, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है, हमारी मैग्नेट, इसका ये नॉर्थ पोल है। तो मैंने क्या करा कि इन डेफिनेशन में हमसे बोला गया इन दोनों का रिलेटिव मोशन, यानी कि या तो ये मूव कर ले या तो ये मूव कर ले, या ये दोनों डिफरेंट स्पीड से। अगर ये देखिए ये दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो मोशन नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, इसी कुछ मोशन होना चाहिए, या तो ये पास आए या तो ये दूर जाए। तो ऐसा जब होगा तब क्या होगा कि एक ईएमएफ इंड्यूस होगा काय में, कॉइल में। तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर कॉइल क्या है, क्लोज्ड है, यानी कि इसमें करंट फ्लो हो सकता है, तो इसमें एक करंट भी फ्लो होगा और उसे क्या कहा जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। तो फ्रेंड्स ये कब बोला, ये क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए आप देखते हैं फैराडेस लॉ। फैराडे ने क्या कहा, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इंड्यूस। मैंने बताया था आपको मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए अगर मैं, ये एक हमारी कॉइल है और ये हमारे मैग्नेट है, अगर मैं मैग्नेट को पास ला रहा हूं तो ये नॉर्थ पोल से क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो देखिए अगर मैं इसे पास ला रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो देखिए फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक ईएमएफ आएगा, ठीक है, ईएमएफ आएगा, यानी कि इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो पहले लॉ में तो इसने ये कहा। सेकंड लॉ में हमसे बोला गया ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi 2 - phi 1 अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए ईएमएफ क्या था कि चेंज इन फ्लक्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा चेंजमेंट उतना ज्यादा ईएमएफ, उतना ज्यादा वोल्टेज। और देखिए डेल्टा टी, तो देखिए इसको थोड़ा अच्छे से लिखें। तो देखिए प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं हम, इक्वल टू अगर लगाएं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा k phi 2 - phi 1 अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा क्या होती है, एक बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, एक बहुत ही माइन्यूट लेवल का टाइम लिया गया है यहाँ पे, बहुत छोटा टाइम। तो देखिए
जब अब अपॉन में एक बहुत छोटी क्वांटिटी है तो देखिए यहाँ पे लिमिट लाना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर अपॉन में बहुत छोटी मतलब जीरो को टेंड कर रही है अगर कोई क्वांटिटी तो वो इनफाइनाइट टेंड हो जाती है पूरी क्वांटिटी, तो इसीलिए यहाँ पे लिमिट लाना पड़ेगी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ये लिमिट है k ऑफ फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डेल्टा टी। ये था प्रॉपरली सेकेंड लॉ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज़, ये जो k है ये कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है तो हम इसे हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स ये था व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फ्रेंड्स अब आप बोलेंगे कि सर ये 5 नंबर में किस तरह लिखा जाए, ये तो बहुत छोटा, इतना लिखने के हमें 5 नंबर तो मिलेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमारे स्पेशलिस्ट, हमारे सीनियर्स ने बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही रिसर्च करके आपके लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार करे हैं, जिसमें आपको इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पूरा अच्छे से उसमें लिखा है कि किस तरह से बोर्ड में लिखा जाए। तो फ्रेंड्स वो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन, राइट लेंस लॉ फॉर EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए लेंस लॉ। देखिए लेंस लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, क्योंकि यही डिफाइन करता था उसकी डायरेक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, जो EMF इंड्यूस होने वाला है, जो करंट इंड्यूस होने वाला है, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये किससे पता करते हैं हम, लेंस लॉ से। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस इट, यानी कि जो EMF का नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा कि वो खुद के कॉज, यानी कि जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है उसी का विरोध करे या उसी को अपोज करे। तो आइए देखते हैं, इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने, देखिए यहाँ पे, हाँ पहले फॉर्मूला देख लें कि देखिए E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, अभी हमने देखा था E इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और ये माइनस, देखिए ये माइनस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये माइनस क्या शो कर रहा है कि वो उसका विरोध कर रहा है, वो उसका अपोज कर रहा है जो EMF इंड्यूस हो रहा है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसका केस 1। देखिए केस 1 को थोड़ा ध्यान से देखें कि देखिए ये क्या है, एक कॉइल है। तो कॉइल में हमने क्या करा कि ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम आगे ला रहे हैं, कॉइल फिक्स है, ये रेस्ट पर है और हम इस मैग्नेट को आगे ला रहे हैं। अब आपको पता है नॉर्थ पोल से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए जैसे जैसे हम आगे ला रहे हैं वैसे वैसे लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ती जा रही हैं, और देखिए इनके बढ़ने से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तब एक EMF इंड्यूस होता है। अब देखिए इसके पास 2 ऑप्शन है कि या तो ये ऐसा हो कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, या तो इस ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है ऐसे, या फिर उसके अपोजिट। तो दो चांसेस है इसके पास कि इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी। तो ये कैसे होगा, देखिए इसके कॉज को अपोज करना है, यानी कि इसका जिसकी वजह से ये EMF आया है उसे अपोज करे, ऐसा इसका नेचर होना चाहिए। तो क्या देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल ला रहे हैं हम, और देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटे, इस तरह से EMF आना चाहिए। तो देखिए अब अगर हम लाके देखते हैं पहले अपोजिट, देखिए ऐसा है पर हमने माना कि ऐसा है, ऐसा आया, जो EMF इंड्यूस हुआ है उसका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में आया है। तो अब देखिए, अब हम फैराडेज राइट हैंड थंब रूल से देखें तो देखिए इनने बोला कि ऐसे आ रहा है, तो देखिए इस तरह से अगर हम देखें कि इस डायरेक्शन में अगर करंट आता है, देखिए इस डायरेक्शन में अगर करंट आता है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन से तो ये क्या हो गया, इसका साथ ही दे रहा है, क्योंकि ये भी आगे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं। और अगर इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ा रहे हैं, साथ दे रहे हैं। पर ऐसा तो हमें कहना नहीं है, उसका अपोज करना है। तो अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अपोजिट। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह से, ताकि इस साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी तो ये अपोज करेगा, और अगर इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी तो एक ऐसा किसकी तरह काम करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए इसका जो डायरेक्शन है, देखिए ये जो करंट का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि बोर्ड की तरफ घूमते हुए। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस साइड आएंगी। ये तो देखिए ये बढ़ रहा है, ये आगे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि हम इसे आगे ले जा रहे हैं। पर यहाँ पे अगर एक नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को दूर भेजेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया क्या कि ये अपने कॉज को अपोज कर रहे हैं, ये हो गया केस 1। अब हम केस 2 में आते हैं। हम बस मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, ये देखिए ये अभी भी रेस्ट में ही है,
हम इस मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी जब है तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, पर अगर जैसे जैसे दूर ले जाएंगे तो देखिए दूरी बढ़ेगी, और मैंने आपको बताया था कि जितनी ज़्यादा दूरी उतनी कम फील्ड लाइंस या फिर कहें उतनी कम फोर्स। तो देखिए जितना ये दूर जाएगा उतनी कम होंगी। तो ये क्या चाहेगा कि यार कम हो रही है मेरे पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उन्हें बढ़ाना है। तो उन्हें बढ़ाने के लिए किस तरह का करंट आएगा, तो देखिए इसके पास भी दो ऑप्शन है, या तो ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज आ जाए या एंटी क्लॉकवाइज आ जाए। तो देखिए पहले हम करके देखते हैं क्या, उल्टा, कि यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करके देखते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा कि इस डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। तो देखिए ये वैसे इस साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के कारण किस डायरेक्शन में है, राइट साइड। लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां लेगा, और ये तो ऑलरेडी दूरी जा रहा है ना, कम ही कर रहा है, तो ये तो और कम कर रहे हैं, साथ दे रहा है। तो साथ तो नहीं देना है, क्यों, अपोज करना है। लेंस लॉ क्या कहता है कि आपका जो कॉज है ना उसे अपोज करो। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, तो क्योंकि ये दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन आती है, अब देखते हैं अब क्लॉकवाइज। तो देखिए ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस साइड आ रही हैं। तो देखिए ये दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं। तो इस साइड अगर ये क्लॉकवाइज जब ये है ना करंट आता है तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी, और ये क्या करेगा, उसका अपोज। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ये देखिए दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, और ये करंट क्या कर रहा है, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करके बढ़ा रहा है। तो फ्रेंड्स लेंस लॉ ने यही कहा था कि आपका जो कॉज है ना, आप जैसे ये वाली जो मैग्नेट है ये क्या कर रही थी कि ये पास जा रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी। तो इसमें करंट कैसा आना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो उस डायरेक्शन में, और इसमें इसका उल्टा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। लेंस लॉ एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखिए नाम से क्लियर हो रहा है सेल्फ, यानी कि इसकी खुद की सर्किट में जो इंडक्शन होगा उसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, और इसमें म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि दो लोगों के बीच में होगा ये इंडक्शन। तो आइए थोड़ा देखते हैं इनकी डेफिनेशन। दिस फेनोमेनन हैपेंस इन द सेम कॉइल व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल चेंजेस। यानी कि अगर एक कॉइल है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें अगर हम करंट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और उसके कारण उसमें एक करंट फ्लो होने लगेगा, जो कि अगर हम करंट बढ़ा रहे हैं तो वो करंट को इस तरह से फ्लो होगा कि उसका अपोज करे। यानी कि करंट बढ़ा रहे हैं तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा कि उस बढ़ रहे करंट को कम करे, और या फिर हम घटा रहे हैं तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा कि उस जो करंट घट रहा है उसे बढ़ाए। तो आइए देखते हैं इसमें। दिस phenomenon happens in the another coil placed nearby a coil in which the current is changing। यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, दो कॉइल्स का यूज होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एक कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा और जिसमें करंट चेंज हो रहा होगा, और उस चेंजमेंट के कारण उसके बगल में एक और कॉइल होगी तो जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन होगा और उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और अगर वो कॉइल क्लोज्ड होगी तो उसमें करंट भी फ्लो होगा। तो आइए आप सेकंड पॉइंट देखते हैं। वन कॉइल इज यूज, देखिए इसमें सेल्फ इंडक्टेंस हो रहा है तो इसमें एक ही कॉइल का यूज होगा, और देखिए इसमें टू कॉइल्स आर यूज। यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन मैंने अभी बताया ना आपको कि दो कॉइल्स, एक में क्या करंट फ्लो हो रहा होगा और एक में नहीं हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इंड्यूस्ड करंट अफेक्ट्स द मेन करंट। अब देखिए इसमें क्या है कि एक ही कॉइल है, तो इस कॉइल में अगर मैं करंट बढ़ा रहा हूं तो देखिए अगर मैंने करंट बढ़ाना शुरू करा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उसके कारण एक करंट आएगा जो कि क्या करेगा, इस बढ़ रहे हुए करंट को घटाएगा। तो देखिए यही मेन करंट था, तो इस मेन करंट को ये क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, यानी कि घटा रहा है। तो यानी कि इस मेन करंट को ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये अफेक्ट कर रहा है। ये वाला पॉइंट देखते हैं। द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल देयरफॉर मेन करंट इज नॉट अफेक्टेड। देखिए इसमें क्या है कि इसमें दो कॉइल्स है, देखिए दो कॉइल्स है, तो ये हमारी मेन कॉइल है, इसमें क्या करंट हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो इसके कारण इसमें क्या आएगा, एक इंड्यूस्ड करंट आएगा। तो देखिए इसके कारण इस पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा क्योंकि कॉइल्स अलग अलग हैं। तो यही इस पॉइंट में कहा गया है कि द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल देयरफॉर मेन करंट इज नॉट अफेक्टेड। आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। देखिए इसमें सेल्फ इंडक्टेंस इज इंट्रोड्यूस्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें क्वांटिटी आती है सेल्फ इंडक्टेंस, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू एल आई, और यहाँ से एल इक्वल टू फाई बाई आई निकाल सकते हैं। और सेम इसमें भी म्यूचुअल इंडक्टेंस इंट्रोड्यूस होता है फाई इक्वल टू एम आई, या फिर इसे कह सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी भी है, ये सेल्फ इंडक्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, सेल्फ इंडक्शन की।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, इट्स एसआई यूनिट इज हेनरी। जो ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है इसकी यूनिट क्या है, हेनरी, और सेम म्यूचुअल इंडक्शन है इसकी यूनिट भी क्या है, हेनरी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब देखिए मैं आपको दो ऐसे ऑब्जेक्टिव देने वाला हूं, ऐसे की ऑब्जेक्टिव जिसमें कुछ ऐसे की पॉइंट्स रहेंगे जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके दो ऑब्जेक्टिव, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसे आपको खुद से ट्राई करना है और इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से देना है। इसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत है और सेकंड वाले को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। थैंक यू।